26 suicides from IIT Madras, 20 from IIT Kanpur, 20 from IIT Kharagpur, 13 from IIT Guwahati, 11 from IIT Delhi, 10 from IIT Mumbai, 8 from IIT Hyderabad, 7 from IIT Roorkee, and rest of the thing एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक आईआईटी का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये नंबर 1। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी का, जहां SC ST को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला out of 70, they all got single digit in their viva. But whereas when it goes to unreserved general category, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2, मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। हालांकि ये बहुत माइल्ड है, ये यूजीसी वाला जो रेगुलेशन है वो बहुत ही माइल्ड है, और ये भी कहता है कि अगर ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का मतलब मैं समझता हूं आप सब लोग समझते होंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, उसमें शेड्यूल ट्राइब शामिल नहीं है, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास शामिल नहीं है, उसमें एक्स डिफेंस पर्सन शामिल नहीं है, उसमें डिसेबल लोग शामिल नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है, ये इस रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में लिखा है। क्या ये लोग, अगर ये लोग वाइस चांसलर नहीं बन रहा है, प्रोफेसर नहीं बन रहा है, तो सीरियसली कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या बीमार नहीं है देश? 78 साल की आबादी के बाद, जापान का छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, 12 करोड़ की आबादी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आप 150 करोड़ की आबादी है। क्या किया जापान ने? आप मालूम है, ये जो रेगुलेशन है उसमें सबसे पहले रील बनाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने। रील बना के उन्होंने बताया कि देखिए हमारे घर में ये फलाना फलाना जाति का कोई भेदभाव होता है। अगले दिन उसी की जाति पूछते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत, उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है, दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले ईडब्ल्यूएस रोका था, पूरी तरह संवैधानिक ईडब्ल्यूएस पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। हमारे महामानव हैं जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है। जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है, और वो अपनी छवि फिर से ओबीसी प्रो ओबीसी शायद बनाना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा कानून होता है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है? कौन सा कानून? हत्या का, चोरी का, बलात्कार का, दहेज का, हर एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह गलत इस्तेमाल की बात करके किसी भी कानून को खत्म करने की बात नहीं की जा सकती। इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की तो मांग करते ही हैं, उसको रोहित एक्ट के तहत लागू करने की मांग करते हैं। रोहित एक्ट की जो रूपरेखा बेसिकली ऐसी है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे, लेकिन रोहित एक्ट जो लागू होगा, वो रोहित एक्ट जो होगा, वो हमारी मांग है कि भारत सरकार एक देशव्यापी ऐसा कोई कानून बनाए जो देश के कोने कोने में लागू हो। ये जो हिंदुत्व का जो इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया था बीजेपी सरकार ने, उसमें ठीक ठाक डेंट लगाया, और उससे हमें ये समझ में आता है कि आप हिंदू तब तक हैं जब तक बीजेपी को आपसे वोट चाहिए, आप हिंदू तब तक हैं जब तक आपको मुसलमान से लड़ना है। लेकिन ये सरकार न तो शिक्षा में हिस्सेदारी दे रही है, न ही साधन सुविधा। हाशियाई समुदायों का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही दलितों का,
आदिवासियों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही शिक्षा से बाहर है। मेरा एक बेसिकली मैं आपको सबको पता है पिछले 3 हफ्ते से इस मुद्दे पे किस तरीके से चर्चा हो रहा है पूरा देश भर, तमाम यूनिवर्सिटीज में और सिविल सोसाइटी के अंदर भी आम जनता लोग भी सड़क पे उतर के अपने आने वाला पीढ़ी लोगों का अस्तित्व को किस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर ये जो 2026 एक्ट को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबको पता है कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा आंकड़े पे जा रहा हूं। जिस तरीका से एक्ट लागू भी नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज होगा बोलने के लिए? नंबर 1 हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूं, मेरा किताब है, मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज आप पढ़ लीजिए। फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं इसका अंदर आंकड़ा मैं नहीं सामने नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास जो ग्रेव, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते जिस तरीका से भेदभाव होता है, जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक आईआईटीज का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो SC ST OBC है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब उनके there might be discrimination, you know, they might be facing, or n number of things might be there where they are also might be facing। मतलब तमाम इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए कहां कौन सा आईआईटी में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, 20 फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 20 फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, 13 फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, 11 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, 10 फ्रॉम आईआईटी मुंबई, 8 फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, 7 फ्रॉम आईआईटी रूरकी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक आईआईटी का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये आरटीआई द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा सबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा आरटीआई फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, आईआईएम्स का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में, मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक आरटीआई फाइल किया, पीएचडी एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। आई एम प्रेजेंटिंग यू द नंबर। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक एससी का मैं पढ़ रहा हूं, वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में an OBC candidate who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक OBC को 40 मार्क्स मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, and in written exam
बट ही वॉज अवॉर्डेड ओनली 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटर्न टेस्ट में ओबीसी कैंडिडेट को। और ए कैंडिडेट हु इज अनरिजर्व, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व बंदे को, कोई भी हो, इधर मैन और वुमेन, वी डोंट नो अबाउट दैट, सम कैंडिडेट 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में। ओबीसी को 40 मिलता है, अनरिजर्व को 24.5 मार्क्स मिलता है रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में मिलता है 25, मतलब उसको रिटर्न में जितना मिला उससे ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में दिया गया है। मात्र ये छोटा सा, दीज आर ऑल वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग। और an SC candidate who secured 29.75 in the written but only 2 marks. तो इस तरीका से हम आपको बोलता रहा, तो एक इंटरेस्टिंगली ये जो है, ये है हमारा पास सबूत। अब देख लीजिए, इसमें एक अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सारा SC ST 50 मार्क मिलता है रिटर्न में। टॉप 5 एवरेज 5, टॉप 5 लोगों को ही ये आंकड़ा दिया गया है। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, SC और ST को। ओबीसी को मिलता है 45 to 39 रेंज में। SC को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5। और SC ST को इस तरीके से मिलता है। सेम ओबीसी को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां SC ST को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70, they all got single digit in their viva. But whereas when it goes to unreserved general category, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2, मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ द ये 5 साल का सैंक्शन पोजीशंस है, तो 2020 से लेके 2024 तक सैंक्शन पोजीशंस। प्रोफेसर्स कितना भरा, एसोसिएट कितना भरा और असिस्टेंट कितना भरा, जनरल कैटेगरी कितना भरा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट भरा है, या SC कितना भरा, वो तमाम ST, ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने भरा 284, 255 है तो सॉरी 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है? Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant, associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category against the sanctioned strength. भाई कहां भेदभाव हो रहा है? किसका पोजीशंस लूट रहा है आप लोग? आपका आप ही डेटा, ये यूजीसी ने दिया, ये डेटा है, आप सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैंपर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में हम अप्रूव करवा देंगे। मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटी। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं, वो शेयर करना है। दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में the total sanctioned strength of the unreserved teaching position in the department is 707 and 625. 707 में 625 बढ़ा दिया है, मतलब 88% unreserved post बढ़ दिया. Out of 707 unreserved positions 625 बढ़ दिया, 88%. वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है. जहां नॉट फाउंड सुटेबल होता है उसको, जहां SC ST OBC होता है वहां पे नॉट फाउंड सुटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है. तो ये जो एससीज जो है आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड. एससी का जो है 127, 52 ओनली 53 हैज बीन फिल्ड. इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसीज को क्या जरूरी है, ओबीसीज को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसीज को लेकर है तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी. भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसी का पिछले 10 साल या 10-11-12 साल का पहला का आंकड़ा है. ओबीसी में 459 सैंक्शन पोजीशंस है, 5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है, और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है. बट ओबीसी का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153, 33%, as if that OBC candidates are not eligible or whether they are not there for, whether they have possessed qualification for these positions or not. मात्र 33% है. क्या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है? मतलब आप जो पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं बढ़ रहा है. Needless to mention, people with disabilities out of 57, भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या कौन उसका बारे में कौन बता देंगे? उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस भरा गया. This is the harsh reality of teaching positions. I don't want to go much more. Last सबूत है आपका सामने. और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बताया माइनस, मतलब आपको ये दिखाते हैं SC ST OBC पोजीशंस को उठा के अनरिजर्व पोजीशंस में डाल के वो बढ़ा देता है. मतलब आप डेटा जब दिया उसमें टोटल बराबर आता है. मतलब ये आंकड़ा से खेलना, मतलब हम सब लोग we are illiterates, we are meritorious, so that we can't assess this thing. ये जो है जब मैंने पार्लियामेंट्री कमिटी का मेंबर, इनवाइटेड मेंबर था IIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा हाथ में रखा IIT दिल्ली ने, बिकॉज आई एम ए इनवाइटेड मेंबर. ये अलग बात है, मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ दर्शन सोलंकी, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ 2023 में, जो इंदिरा जयसिंह लोग फाइल किया, उसमें मैं भी एक फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेंट हूं. हम भी एक पिटीशन किया, दर्शन सोलंकी फादर और मैं, हम दोनों. ये जो IIT का जो है, ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो IIT का डॉक्यूमेंट है. इसमें 2 मिनट, 1 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं ले लूंगा. ये जो स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग स्टाफ, वो जब अभी जो कितना लोग पढ़ा रहा है, आउट ऑफ 624, मैं ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर कितना है क्या है वो पूरा, आउट ऑफ 624 टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ दे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पोजीशन, एससीस मात्र 20 है, 20, सिर्फ 20. ये भी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है. जेएनयू का ऊपर जोक फैलता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से दे आर मिसयूजिंग. ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम भी टैक्स पे कर रहा है. SC ST OBC लोग, जितना भी लोग है इस देश के अंदर, हम भी टैक्स पे कर रहा है. हम सवाल कर रहा है सरकार से, भाई IITs का अंदर सिर्फ ये आउट ऑफ 624 इट्स ओनली 20 SCs, 8 STs, पूरा देश सिर्फ 8 STs है. SCs जो है
मतलब ओबीसी का आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पीएचडी एडमिशंस के बारे में बोल के मैं बंद करूंगा। सर, ये जो आईआईटी का पीएचडी एडमिशन जो है ये 10 साल का है, 2015-16 से लेके 2024-25 तक। क्या चल रहा है वहां पे? एकदम मजाक चल रहा है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशन हमारे पास। आईआईएम में कौन सा आईआईएम में कितना बड़ा वो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, वो तो पब्लिक वो डॉक्यूमेंट है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम दे देंगे चाहिए तो। ये आईआईटी का अंदर जो पीएचडी का एडमिशन हुआ 2015-16 से लेके 2024-25 तक, अंडर ग्रेजुएट में एससीज को 13.85 से लेके 14.92, मतलब जस्ट 1.12% अंडर ग्रेजुएट में एससीज का एडमिशन 10 साल का अंदर। शेड्यूल्ड ट्राइब का 6.92 टू 7.46 अंडर ग्रेजुएट में। वही पोस्ट ग्रेजुएट में 11.27% 2015 में, वो गया 13.11 इन 2024, थोड़ा 2% या 3%। ये भी क्यों इतना प्रेशर किया गया है, वेदर इट इज इन द पार्लियामेंट में कितना बार डिबेट हुआ है, क्यों इतना ड्रॉप आउट्स हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर। आप लोग कुछ देख लीजिए तो थोड़ा बहुत sympathetically they try to include increase only 3%, where our quota is much more than that. और पीएचडी में शेड्यूल्ड कास्ट को 8.88% से लेके नॉट इवन 1%, 9.68% ओनली, मतलब 1% भी 10 साल में उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया पीएचडी एडमिशंस में शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का थोड़ा बहुत उन्होंने फेस सेविंग करना है, पार्लियामेंट में भी आंकड़ा रखना है, तो उन्होंने 0.97 15 तक, मतलब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन रिजर्वेशन प्रोविजंस कम्स इन 0.9, not even 1% has been filled in PhD positions in IIT Delhi till 2015, and it moves to 3.28 in 2024 and 25. Now what I mean to say here is that, look, we have data, we have collected the data, and we are putting in front of the learned judges and the learned political representatives that, look, this is the harsh reality of the statistics where, in higher educational institutions. Don't you think that, this act is very much important? 2026 act होना जरूरी है या नहीं है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मीडिया के सामने बोल रहा हूं मैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, बट भाई देखिए, आप इस तरीके से बोल रहे हैं ये मिसयूज होगा, मतलब मिसयूज किस तरीके से होगा? ये मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही तरफ से बवाल बज रहा है। हाँ, कोई अपर कास्ट लड़की होगा, लोअर कास्ट बॉय होगा, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। वी आर इंटरेस्टेड किस तरीके से वाइवा में मार्क्स कम करता है ये लोग, किस तरीके से पीएचडी में आने नहीं देता ये लोग, किस तरीके से ये माहौल बनता है लोग अपने आप जान देने के लिए, मतलब दे आर कमिटिंग सुसाइड। दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स, दे आर ऑल फोर्स्ड फॉर ड्रॉप आउट्स। यही बोलना चाहूंगा, और अपना माध्यम से आप लोग सच्चाई फैला दीजिए, तभी एटलीस्ट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या तमाम लर्न जजेस हो या कोई भी इसका खिलाफ बोल रहा है, तो उसका बहुत मैं यही एक ही उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज लेट देम ओपन देयर आईज। मेरा नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम अशोक भारती है, और मैं जो ये संघर्ष के लिए समिति बनी है उसके लिए मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरपर्सन की हैसियत से उनका यहाँ समर्थन करने आया हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, हम उसके खिलाफ हैं, और उसके खिलाफ जो भी संघर्ष होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे, बल्कि पूरे समाज को, पूरे देश में इकट्ठा करेंगे और इस अन्याय को चलने नहीं देंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता था, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें मैं
प्रोफेसर, बिकॉज मेरा बहुत सारा काम तो प्रोफेसर सुकुमार नायक जी ने ठीक कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 4-5 इश्यूज हैं जिनको इस पूरे यूजीसी वाले मसले में हमें देखना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक क्रिएटेड परसेप्शन और रियलिटीज के बीच में संघर्ष है। ये परसेप्शन इस देश के ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड बाय द मीडिया, फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय देयर पॉलिटिकल लीडर्स ने क्रिएट किया है। क्रिएटेड परसेप्शन क्या है? सवर्णों के साथ भी भेदभाव होता है, सवर्णों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो प्रोफेसर सुकुमार नायक ने बताया कि हमारे पास ना सवर्णों के पास इस बात का कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है या उनके साथ कोई भेदभाव होता है। कोई डॉक्यूमेंट वो प्रूफ पेश नहीं कर सकते जिसमें उस बात को प्रमाणित कर सके। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी बनाम असलियत के बीच में लड़ाई है, एक चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने ये यूजीसी के हालांकि ये बहुत माइल्ड है, ये यूजीसी वाला जो रेगुलेशन है वो बहुत ही माइल्ड है, और ये भी कहता है कि अगर ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का मतलब मैं समझता हूं आप सब लोग समझते होंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, उसमें शेड्यूल ट्राइब शामिल नहीं है, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास शामिल नहीं है, उसमें एक्स डिफेंस पर्सन शामिल नहीं है, उसमें डिसेबल लोग शामिल नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है, ये इस रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में लिखा है। उसके बाद ही ह्यू एंड क्राई है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी जो लड़ाई है, भारतीय समाज की जो लड़ाई है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई नहीं है। भारतीय समाज की जो लड़ाई है वो जस्टिस बनाम डोगमा के बीच में लड़ाई है। कुछ लोग जो सोचते हैं वो मानते हैं वही सच है, ये है डोगमा। तो ये, और हम जस्टिस के साथ हैं, हम डोगमा के साथ नहीं हैं। हजारों सालों से चलने वाले डोगमा को अब खत्म होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा आंदोलन की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख के मैं कहता हूं, उत्तर भारत में जब ब्राह्मणिज्म सबसे मजबूत है, यही वो क्षेत्र है जहां नॉन ब्राह्मण मूवमेंट नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं, अगर ब्राह्मण मूवमेंट कर सकते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भी इस पूरे हिस्से में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। हमें किसी से कोई डर नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संस्थानों का, जुडिशरी का, मीडिया का, संसद का, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल का, टीचिंग का, मेडिकल का, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इनका डीसर्वेनाइजेशन, यानी सवर्णों से अलग इनका डीसर्वेनाइजेशन, और हमारी भाषा में इसको कहते हैं इनका डी ब्राह्मणाइजेशन करना जरूरी है। अगर इन संस्थानों का डी ब्राह्मणाइजेशन नहीं करेंगे, ये देश हमेशा जाति के नाम पे लड़ता रहेगा। ये जो पूरा मामला है वो एक जो साहित्यिक ग्रंथ है ना, महाभारत, मिथकीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसमें एक मोमेंट आता है जब दुर्योधन कहता है पांडवों को कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही वाला मामला है। ओबीसी को, बस ओबीसी का इंक्लूजन है इस रेगुलेशन में, और उसका विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि एससी एसटी को हम लंबे समय तक बिना मजदूरी दिए भी दबा सकते हैं। ओबीसी अगर इनके साथ क्लब हो गया तो समाज बदल जाएगा, हमारा प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ये जो विशेषाधिकार है, ये उसका संघर्ष है। अब मैं आंकड़ों के साथ और व्यवहारिक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा।
कि ये कैसे काम करता है। अभी 10 दिन पहले मुझे एक लड़के ने फोन किया जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा था और वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता है, ओबीसी है, और उसने एक विश्वविद्यालय का पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और वो पूछ रहा था कि सर मेरी मदद करिए, मुझे सुपरवाइजर ढूंढना है, क्योंकि वहां से मेल आया कि डिसेबिलिटीज स्टडीज में आप अपना सुपरवाइजर खोज लीजिए। अब दिक्कत ये है कि वो सबको मेल कर रहा था, सब उसको मना कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि डिसेबिलिटी स्टडीज में हमारा कोई काम नहीं है। अब वो लड़का, स्वाभाविक है क्योंकि डिसेबिलिटी स्टडीज एक नई स्टडी की एरिया है। अच्छा, विश्वविद्यालयों में आप कहोगे कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर हम रिसर्च स्कॉलर अपॉइंट करेंगे, हम लेंगे, हार्वर्ड और मानक रखोगे आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का और काम करोगे दूसरी तरह से, अब उसको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, उसकी पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का रिसर्च स्कॉलर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर से लियन पे था और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में पढ़ा रहा था। मेरा जो पहला रिसर्च स्कॉलर था उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी और उसको वो पीएचडी जमा करनी थी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा नहीं था। 15 जुलाई 2015 को मैंने उस विश्वविद्यालय से को छोड़ा और फिर वापस अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग वीसी, मेरे पिछले वीसी का कार्यकाल खत्म हो चुका था और वहाँ एक्टिंग वीसी थे, और उनको मैंने लिखा, लेटर लिखा, लड़के ने भी लिखा कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, मैं इसे सबमिट करना चाहता हूँ। वहाँ की उस समय की हेड और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने, वाइस चांसलर ने भी उसकी पीएचडी पे कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं दिया, हेड ने जमा नहीं होने दिया। हेड आप जानते हो उसी वर्चस्ववादी जाति से आती थी, उसका पीएचडी नहीं जमा हुआ, शेड्यूल कास्ट जाति का लड़का था। बाद में उसको कोर्ट जाना पड़ा, वो आया मेरे पास, मैं यहाँ था, कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद 2 साल तक मामला चलता रहा। सुपरवाइजर मैं ओबीसी था, उसका जो वकील था वहां से एक लोकल कोर्ट का जज था और बाद में प्रैक्टिस करता था सोरेन, और तीनों आदमी हम मिलकर, दिल्ली से हमारे एक और साथी थे तमिलनाडु के जो ओबीसी हैं, वो उन्होंने भी मदद की, इन सभी ने फी नहीं ली उसकी। तब वो कोर्ट गया, लड़ता रहा, अंत में जब मामला ये आया कि वो जीत जाएगा तो विश्वविद्यालय उससे 2-3 दिन पहले उसने समझौता कर लिया, विश्वविद्यालय ने उसकी पीएचडी जमा की होने दी। और क्योंकि जो बाद में वीसी आए वो थोड़े बेहतर आदमी थे और वो सिंपैथेटिक थे इस मामले पे, उन्होंने समझौता कर लिया, पीएचडी जमा हुई, अवार्ड हुई। लड़का आज उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में परमानेंट नौकरी कर रहा है, प्रमोट भी हो गया, आगे भी जा रहा है। जाति का चमार था, सुपरवाइजर अहिर, और वकील जो था वो सोरेन, आदिवासी। ये स्थिति थी कि आपको पीएचडी अगर बिना कोर्ट जाए आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? कैसे इतने कितने बच्चे मैंने कोर्ट जा पाते हैं, फीस दे पाते हैं, कितना लड़ पाते हैं? आप नहीं समझते हो, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें जो ज्यादातर कब्जा है इन्हीं लोगों का है। तो दिक्कत ये होती है कि उस स्पेस में उसकी आवाज उठाना, वो बहुत उनके, एक तो वो झूठ मूठ की अपनी एकेडमिक नॉलेज से उनको आतंकित करके रखते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि बच्चा आपके सामने आ ही नहीं पाता है। झूठ मूठ का, जो भी नॉलेजेबल आदमी नहीं है वो झूठ मूठ का माहौल बनाता है। जो नॉलेज रखेगा वो डेमोक्रेटिक होगा। आप वेस्ट की यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, इतना उत्पीड़न है कि ओबीसी तो ऐसा समाज है जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ओबीसी लड़कियों का पीएचडी, साइंस में जाइए आप, किस तरह की साजिशें होती हैं, कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं आपको मालूम है? पूरे भारत में 1178 इसी के आसपास विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 700 से कुछ कम केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय हैं। उसमें कितने वाइस चांसलर हुए हैं? आप 10 साल में तो थोड़े मोड़े हुए भी हैं, उससे पीछे चले जाइए, किसकी सरकार थी किसकी नहीं सरकार थी, आप देखिए कितने वाइस चांसलर हुए हैं। क्या ये लोग, अगर ये लोग वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बन रहा है, तो सीरियसली कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या बीमार नहीं है देश? 78 साल की आबादी के बाद, जापान का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, 12 करोड़ की आबादी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, आप 150 करोड़ की आबादी है। क्या किया जापान ने? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दोस्त हैं जो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, उनकी किताब है, आप डेटा निकाल सकते हैं वहां से, और वो साफ साफ बताते हैं कि जापान ने सबसे पहले स्कूल्स खोले, फिर जब सब लिटरेट हो गए तो उसने यूनिवर्सिटीज खोली, यूनिवर्सिटीज खोल के सबको एम्पावर्ड किया। वहां जो एक लेबरर है ना, सिंपल सा, वो 14 साल की ट्रेनिंग करता है, पढ़ाई करता है। हमारे देश में 8 साल तक लोग पढ़ते लिखते हैं, जो मतलब लेबर का काम कर रहे हैं या फिर स्किल्ड लेबर भारत क्लेम करता है। तो आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है। हमारे आईआईटीज, आईआईएम्स, कितना इन्होंने क्या काम किया। आप कहते हो कि हमारा जीन सर्वश्रेष्ठ है, आपने कितने नोबेल जीते हैं? मैंने अंग्रेजी में आप कह रहे हो कि मेल करो हमको डिसेबिलिटी स्टडीज में और हम तुमको पीएचडी कराएंगे। अंग्रेजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं इस भारत देश के, उन्होंने कितने
नोबेल जीते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लास्ट 1913 में जीता था, वो कोई एकेडमिशियन नहीं थे। नोबेल कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन बुकर भी कोई जीत के दिखाया हो तो बताए मुझे, नाम ले ले। पुलित्जर भी दिखाया हो जीत के तो बताए मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरिट आपके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, इनके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप देखिए 45,000 कॉलेजेस हैं, उसमें 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 16,000 18,000। मेरिट सब बोगस कॉन्सेप्ट है, बेकार की बातें करते हैं ये लोग। ये आप जो कॉलेजेस है 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी जो 65% कॉलेजेस हैं उसके 90% मालिक कौन है? वो आप मालूम है, ये जो रेगुलेशन है उसमें सबसे पहले रील बनाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने। रील बना के उन्होंने बताया कि देखिए हमारे घर में ये फलाना फलाना जाति का कोई भेदभाव होता है। अगले दिन उसी की जाति पूछते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। वो आप जाके पता करिए, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का इलाका ओबीसी बाहुल्य इलाका है। 4-5 जिले बस्ती, बहराइच, गोंडा इतने हर मानक में पीछे हैं कि आपकी कल्पना से परे हैं। और वहां वो व्यक्ति बहुत बड़ा शिक्षा माफिया। वही नहीं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी स्कूल्स का जो ऑपरेशन है कौन करता है, आप पता करिए। तो ये स्कूल ओबीसी के क्यों नहीं है? आपको मैं बताता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, पर्सनल अनुभवों से मैं आंख खुली रखता हूं और देखता हूं। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कोई चैरिटी का मसला नहीं। मैं जानता हूं कि मेरिट जो है वो 3 चीजों से बनती है, इंटेलिजेंस से, एम्बियंस से और अपॉर्चुनिटी से। अब मैं काला हांडी से आता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। ट्रू, तो मैं काला हांडी से आता और आरके पुरम वाले डीपीएस से मुझे कंपीट करना है, बहुत टफ है ये सब बातें आपको बताई जाती हैं जो बताई नहीं। आप ब्लैक्स जिनकी बात करिए, आप अमेरिका में क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन पूरी दुनिया में चल रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका सुपर पावर कभी होता ही नहीं, चीन भी कभी सुपर पावर नहीं होता अगर वो अपनी डिसेंट्स को एड्रेस नहीं करता। तो अमेरिका में अब देखिए ना, जॉर्ज वाशिंगटन कारवार कौन था, जरा पता करिएगा। ऐसा साइंटिस्ट जिसने पीनट और एग्रीकल्चर में ऐसी रिवोल्यूशन ला दी। एक ब्लैक आदमी था जो 15 साल तक एक स्लेव का जीवन उसने जिया। गोल्ड कौन जीतता है अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा? आप पता करिए। मेरिट बेकार की बातें करते हैं लोग। मेरिट ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी आड़ में हर कुकर्म को जस्टिफाई किया जाता है भारत में। साथियों, मेरा यही कहना है कि इन 65% जो 90% मालिक हैं, तमाम तरह की चीजें, आप विश्वविद्यालयों में ओबीसी की जो स्थिति आप देख लीजिए, ओबीसी चारों स्ट्रक्चर में गायब है। विश्वविद्यालयों में 4% प्रोफेसर है, कोई डेटा नहीं है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं इस देश में? 28% खाली हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं अपने को कि बहुत इंटेलिजेंट, हम जेएनयू आ गए, हम डीयू आ गए, हम नौकरी लग गई तो हम बहुत इंटेलिजेंट है। आप 10 लाख लोगों में आईएएस बन जाते हो। 150 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की आबादी ओबीसी की है। 1 करोड़ 62 लोगों का एनरोलमेंट है खाली, बस 1 करोड़ 62 लाख लोगों का एनरोलमेंट है। 62 लाख दलित बच्चों का है। आबादी कितनी है? आदिवासियों की 26 लाख का एनरोलमेंट है बस। अगर ये पढ़ने लग जाए तो 10 करोड़ में जो सिविल सर्विस कंपीट करके आएगा, वो सोचिए कैसा होगा। क्या कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है? जो 12वीं पास कर रहे हैं उसमें खाली 28 लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। उस 28 में 10 लोग क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, 18 लोग ऐसे ही बस कॉपी लेके घूमते हैं, कॉपी लेके घूमते हैं लिटरली। उनका कोई आउटपुट नहीं है। वो उनको कितनी नौकरियां मिल रही हैं इसका पता करिए आप। तो कुल मिला के मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशरी में लोग कहते हैं कि जाति डिस्क्रिमिनेशन पे क्या काम हुआ, जुडिशरी के भीतर जाति की डाइवर्सिटी पे कितना काम हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही जाति के 48% जज हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, एक जाति के, और वहां से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, चाहे वो विधायिका हो 10%। अब देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन का मसला देख लीजिए कि अब मैं कहूं कि इस देश में अपर कास्ट आबादी 9% है तो आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में आबादी अगर 10% है तो 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उनका, 100% रिजर्वेशन है। अगर 15% भी मान लीजिए तो 66% का रिजर्वेशन है, जो भारत में किसी भी तबके के लिए सबसे ज्यादा है। और उस पर भी संसाधनों पर 3 जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें इन्फॉर्मल मीडिया भी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। विधायिका में इसी 10% लोगों के 42%, 43% एमपी हैं जो कानून बनाते हैं इस देश का। आप नहीं समझते हो कि इस देश के साथ कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है? आपको नहीं लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ी समस्या है? आप कह दो कि विश्वगुरु का नारा उछाल दो, आप कह दो कि अमेरिका से ग्रेट है, आप कह दो कि चाइना से हम पीछे छोड़ देंगे, क्या हकीकत में आप छोड़ पाओगे कभी अगले 100 साल तक? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई तर्क है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ओबीसी के लोग हल्का फुल्का एक जागे हैं, लेकिन जागे हैं, और उनके जागने से ही इस देश में परिवर्तन होगा। ओबीसी के लोगों को अपने सम्मान का संघर्ष, अपने सम्मान की बात सामने आके करना होगा, डरना बंद करना होगा। भय, उन्हें डर के आगे ही जीत है। एक्चुअली ये जो विज्ञापन होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं,
डर के आगे आपको आना होगा, लड़ना होगा और आपकी जीत तय है। देखिए, एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law or regulation which is creating sort of great anxiety among certain sections. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में एससी एसटी ओबीसी नहीं है। तो कौन है आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है, उसको हटा दिया गया। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वेदर दैट इज कास्ट बेस्ड और नॉट। और दूसरी बात, ये कह रहे कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? एवरीबडी नोज दैट द गवर्नमेंट लॉयर डिड नॉट इवन गेट अप टू आर्ग्यू। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले ईडब्ल्यूएस रोका था, पूरी तरह संवैधानिक ईडब्ल्यूएस पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेनजी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेनजी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में इसको पुश किया गया है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है, जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है और वो अपनी छवि फिर से ओबीसी प्रो ओबीसी शायद बनाना चाहते हो। लेकिन जब ओबीसी का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है, ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नजर जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो, और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो ओबीसी नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट जो उसके क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा।
एक रेगुलेशंस आई जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुई, और इन रेगुलेशंस के बाद में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, देश में चक्का जाम की कंडीशन आ चुकी है और पूरा भारत बंद हो चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। एक अंडे की दुकान तक बंद नहीं हुई थी। जो लोग 4-5 लोगों की संख्या, 20 लोगों की संख्या को मीडिया में ऐसे प्रचारित करके दिखाया गया कि जैसे सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर चुका है इसके खिलाफत में। मीडिया का नाम मैं पहले लिख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, अकेडमिया और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ओपिनियन मेकिंग क्लास अपने आप को कहता है, उसने ऐसा माहौल बनाया कि इन रेगुलेशंस के लागू होने के बाद में एक वर्ग का जीना दूभर हो जाएगा, फर्जी शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा। और उसकी परिणति 29 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के रूप में हुई। और उस स्टे ऑर्डर के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, वो ऑब्जर्वेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। मैं शब्द कंसर्निंग यूज कर रहा हूँ बहुत ही एहतियात के साथ में, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिस तरह की रीजनिंग दी गई, उससे एक गहरी निराशा छाई है। और उसके बाद हमें इन रेगुलेशंस के समर्थन में बोलने के लिए आन पड़ा है। और ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में एक भयंकर विरोध है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कंटेंट है ग्राउंड्स पर। तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और इसी विषय में हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके संबंध में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसका नाम है समता संघर्ष समिति। कोई संगठन नहीं है, वरन एक बैनर है। इसका काम होगा देश भर में इस तरह के जो जहाँ जहाँ पे भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन सबके साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ताकि इस आंदोलन की दशा और दिशा को ठीक रखा जा सके। जैसा कि हमको पता ही है, अभी जल्दी यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियों ने रोड पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। दरअसल ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 था और आया क्यों? इसके पीछे एक लंबा लगभग 10 वर्षों का आंदोलन था। यूनिवर्सिटीज, खास तौर से उच्च शिक्षण संस्थान जो यूजीसी के अंदर में आते थे, या आईआईटीज और आईआईएम्स जो यूजीसी के बाहर हैं, वहाँ पर होने वाली सांस्थानिक हत्याएं जो जातीय भेदभाव के आधार पर होती थी, उन्हीं के मामले को कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका एक डाटा यूजीसी से मांगा कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो इस पर यूजीसी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस आंकड़े में पता चला कि 2019 से 2024 तक जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग 118% बढ़ गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है एक आदेश देता है और यूजीसी एक कमेटी बनाकर, कमेटी तो बेसिकली जो अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद यूजीसी जो है एक रेगुलेशन ले आता है, यूजीसी रेगुलेशन 2026, जिसमें एक जो भेदभाव निवारण का एक प्रावधान था, उसमें एक समता समिति के गठन की बात की गई थी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इस तरह का एक सेल जो बनाने की बात की गई थी, सेंटर बनाने की बात की गई थी जो डिस्क्रिमिनेशन को रोके। अब उसमें जो है पिछली बार 2012 की अपेक्षा 2024 था, 2026 में जो आया उसमें यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी को भी शामिल किया गया था कि इनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और इनको भी इस तरह का कुछ मिलना चाहिए जिससे इनके खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। तो इसके खिलाफ में कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियां रोड पे आती हैं और उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देता है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट
खुद आदेश देता है यूजीसी को किसी इस तरह के रेगुलेशन को ले आने की, तो फिर वो इस पे रोक क्यों लगा देता है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्राह्मणवादी शक्तियों से परे नहीं है। ब्राह्मणवादी शक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट में ही शामिल हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग रोड पे उतरे थे वो बोल रहे थे कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस तरह के रेगुलेशंस आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा कानून होता है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है? कौन सा कानून? हत्या का, चोरी का, बलात्कार का, दहेज का, हर एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह गलत इस्तेमाल की बात करके किसी भी कानून को खत्म करने की बात नहीं की जा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये यूजीसी रेगुलेशन आया है, ये अपने संपूर्ण संरचना में एक कमजोर रेगुलेशन है, जो किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म कर पाने में अक्षम है। क्योंकि इसमें जो सबसे पहली बात है वो भेदभाव क्या है, इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दी गई है। दूसरी चीज, जो समता समिति बनाए जाएंगे उसमें ओबीसी, एससी, एसटी या शोषित वंचित का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व हो, इसकी बात नहीं की है। और तीसरी ओर जो सबसे गंभीर बात है कि इसकी अध्यक्षता करने वाला जो कोई भी होगा वो संस्थान का चेयरपर्सन होगा। और हमको पता है कि हमारे यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में किनका कब्जा है? उन्हीं मनुवादी सवर्णों का कब्जा है, जो विद्यार्थियों के साथ ओबीसी, एससी, एसटी या शोषित वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थियों के साथ शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में तो वंचित को न्याय मिलना तो मिलने से रहा, मिलना संभव ही नहीं है। इसीलिए जो है हम इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की तो मांग करते ही हैं, उसको रोहित एक्ट के तहत पे लागू करने की मांग करते हैं। रोहित एक्ट की जो रूपरेखा बेसिकली ऐसी है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे, लेकिन रोहित एक्ट जो लागू होगा, वो रोहित एक्ट जो होगा वो हमारी मांग है कि भारत सरकार एक देशव्यापी ऐसा कोई कानून बनाए जो देश के कोने कोने में लागू हो। आईआईटीज और जो एम्स हैं या आईआईएम्स हैं, ये यूजीसी के रेगुलेशन से बाहर होंगे। तो जो कानून बनेगा, रोहित एक्ट जो होगा, वो सब जगह लागू होगा। और उसमें दो चीज जो हम मेजर तौर से बात कर रहे हैं कि उसमें एक तो जो परिभाषा होगी भेदभाव की वो क्लियर हो, जो भेदभाव की परिभाषा हो वो थोड़ी क्लियर हो, और जो समता समिति बने उसमें दलितों, बहुजनों और महिलाओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो या प्रभावी प्रतिनिधित्व हो, तथा उसके जो चेयरपर्सन चुने जाएं वो इलेक्टेड हो, ताकि डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाने में वो प्रभावी हो। अच्छा, हमने एक चीज और देखा है, ये जो पिछली बार 2018 में एक एक्ट आया, एससी एसटी एट्रोसिटी को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए आया था, तो उसके लिए हमारे साथियों को निकल के बाहर आंदोलन करना पड़ा, रोड पे आंदोलन करना पड़ा, और उसमें लगभग 13 साथी शहीद हो गए थे। तो हमको आज भी जरूरत है कि हम उसी तरह रोड पे उतर के सरकार को बताएं कि अब बहुजन समाज सोया नहीं है, शोषित वंचित तबका जो है वो सोया नहीं है, वो जाग गया है। और लोहिया एक चीज कहा करते थे, अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमें जो है रोड पर उतरकर बताना होगा सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट को भी बताना होगा कि दरअसल अब बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता चला आया है वो अन्याय संभव नहीं है। मैं जयप्रकाश पीएसए जेएनयू की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं, और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको जय भीम और लाल सलाम भी पेश करता हूं। साथियों, मुझसे पहले जो भी वक्ता है उन्होंने बात रख दी है कि किस तरह से दलित, शोषितों, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और जो यूजीसी रेगुलेशंस है उसको लेकर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि अगर हम किसी संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और उसको पूरे भारत, पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर अगर उसको हम करना चाहते हैं, तो हमारी मांग कम से कम छोटी नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग होनी चाहिए कि हमें रोहित एक्ट चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पूर्ण रूप से जो शोषित, पिछड़े जो तबके के बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। वो कुछ हद तक उसमें कुछ क्लॉज थे जिसका मिसयूज हो सकता है। तो हमें अगर पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, तो हमें लड़ाई जो है, सबसे पहले लड़ाई हमें रोहित एक्ट के लिए लड़नी चाहिए। और दूसरी बात जो मुझसे पहले साथी उन्होंने कहा कि हमें सड़कों पर आने की जरूरत है। आप सबको पता है, मुझसे पहले जो वक्ता है उन्होंने अच्छे से बताया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की क्या हालत है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है।
सुप्रीम कोर्ट में तो उससे भी ज्यादा खराब हालत है, आपको पता है। तो कोर्ट से तो हमें कोई उम्मीद रखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़क पे जाकर ही लड़ी जाएगी और वहीं से जीती जा सकती है। अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तभी इस देश की जुडिशरी पे, इस देश की न्यायपालिका पे कोई प्रेशर बन सकता है, नहीं तो ये जुडिशरी जो है पूरी तरह से ब्राह्मणवाद का जो है पालन पोषण करती है और पूर्णतः ब्राह्मणवादी जो है जुडिशरी है। तो इससे हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। जब तक हम सड़कों पे उतर के उसके हलक में हाथ डालकर ये रेगुलेशंस नहीं लेके आएंगे तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, इस बिल से ये जो वापस लिया है, स्टे ऑर्डर लिया है, इससे मुझे लगता है कि एक फायदा हुआ है कि ये जो हिंदुत्व का जो इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया था बीजेपी सरकार ने, उसमें ठीक ठाक डेंट लगा है और उससे हमें ये समझ में आता है कि आप हिंदू तब तक हैं जब तक बीजेपी को आपसे वोट चाहिए, आप हिंदू तब तक हैं जब तक आपको मुसलमान से लड़ना है। उसके बाद आप अपनी अपनी कास्ट में जाके बढ़ जाइए, आप ओबीसी हो जाएंगे, आप एससी हो जाएंगे, आप एसटी हो जाएंगे, आप चमार हो जाएंगे, आपके साथ उसी तरह से भेदभाव जो है जारी रहेगा। तो आपको ये वहम निकाल देना चाहिए कि ये कोई एक हिंदुत्व का या ये हिंदूवादी जो है, ये पूरी की पूरी एक मिथ है जो क्रिएट की गई है और इसके लिए जो यूज किया जाता है, जिनके गले कटवाए जाते हैं, वो पिछड़े तबके के बच्चे हैं। अब जैसे बोला कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी अगर हम बात करें तो जेएनयू में आप देख लीजिए, अभी एक डाटा आया कि किस तरह से हम लोग ये तो बात करते हैं कि एनएफएस कर दिया जाता है या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो है भर्ती नहीं करने दिए जाते हैं, लेकिन आप ये बात भी तो देखिए ना कि 18,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं पिछले 4-5 सालों में। और सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जब आप 10वीं तक की 12वीं तक की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप हायर एजुकेशन तक पहुंचना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है ना। प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं लेने दे रहे। प्राइवेट स्कूलों में वो लोग जो है जा नहीं सकते हैं, जो शोषित तबके के जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और आप एक बात और देखिए, अगर यही किसी सवर्णों ने अगर यही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी टेबल भरी हुई होती। इसी से पावर स्ट्रक्चर का पता लगता है कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन है, कितने लोग आते हैं, कितने मीडिया हाउसेस जो है हमें कवर करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे 2-3 दिन जो प्रोटेस्ट चला उसमें जो है पूरे देश में हल्ला मचा दिया गया कि सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ टूट गया है और युद्ध स्तर पे जो है मीडिया हाउसेस ने उसको कवरेज देनी शुरू कर दी। और पिछले हफ्ते 10 दिन से बहुत ज्यादा लोग, उससे दुगनी तिगनी संख्या में लोग जो है सड़कों पे हैं, लेकिन उसकी कोई कवरेज नहीं है। आपको कहीं ट्विटर पे, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं नहीं दिखता है। और जो बात है, हाँ मैं कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि पीएचडी एडमिशन से किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। जो नेट के बेसिस पे पीएचडी एडमिशंस किए जा रहे हैं, हम बात करते थे नाफे कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की, जो 15% वाइवा की बात करती थी, उसके बाद जब वो 30% था, अब 100 का 100% वाइवा हो गया है यूनिवर्सिटीज में। हमारे जेएनयू में आप जाके हालत देख लीजिए, उसमें आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा शोषण किसका होगा और किसको सबसे कम नंबर मिलेंगे। जब 70% रिटर्न था तब भी हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो आप मुझे ये बताइए, जब 100 का 100% वाइवा यूनिवर्सिटीज में, तो आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं हमारी तरफ से और जेएनयू की तरफ से कि आप हमें जो भी डायरेक्शन देंगे या जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो भी हमारा आगे रूपरेखा तैयार होगी, हम उसमें बिल्कुल पूरी तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे, हर धरने में, हर प्रदर्शन में। और जेएनयू से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये कोशिश करेंगे कि लोग निकल कर आए और रोहित एक्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए संघर्ष करें। हम लोगों ने तय किया है इसको आगे बढ़ाने के बाद में, वो इस तरह है कि हमारी 3 मांगें प्रमुख हैं और उन 3 मांगों में पहला ये है कि एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसके जरिए एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसमें जिससे कि जो भी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जाए और उनको रोका जाए। दूसरा, एनएफएस जो एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में नॉन काउंसिलेबल की जो प्रथा चालू कर दी गई है उसको रोका जाए और ऐसा करने वालों को जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, जो आरक्षण के नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो। नहीं पालन होने पर एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में, तमाम जगहों पर उनका अगर नहीं पालन होता है उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाए। इसके अलावा हमारी एक योजना ये है कि हम 17 तारीख को दिल्ली में 17 फरवरी को एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट रहेंगे, तमाम
साथ रहेंगे तमाम एक्टिविस्ट, प्रोफेसर और सिविल सोसाइटी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उस बीच में जो भी कहीं पे भी देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप उसमें सकारात्मक लेना चाहते हैं तो मैं आपकी अपेक्षा है, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो, अहिंसक हो, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। और 17 तारीख के बाद में 17 से लेकर 22 तारीख तक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने मुख्यालयों से पहुंचाएं। हम दिल्ली से पहुंचाएंगे, जमशेदपुर में वो वहां से पहुंचाएं, तमाम जगहों पर। मीडिया के मेंबर्स और सिविल सोसाइटी के जागरूक मेंबर सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकुल चौहान है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट से आता हूं। एज अ लॉयर हमारा पहला काम यही होगा, हम आपको ये बताएं किस तरीके से जो एक लीगल लूप होल आपको दिखाया जा रहा है, भी यहाँ पे जो ये एक्ट आया है, जो रेगुलेशंस आई हैं 2026, किस तरीके से स्वर्ण इनको मिसयूज करेंगे, या हम कहें सो कॉल्ड अपर कास्ट किस तरीके से इनको मिसयूज करेंगे। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं, जो क्लॉज 3C है, क्लॉज 3C कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसको डिस्क्राइब करता है, उसका मेन विरोध हो रहा है, जबकि 3E के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को भली भांति से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। आप जब उसको पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, कोई भी इंसान उस कमेटी के सामने, उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है, वहां पे अपनी बात रख सकता है। और दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूंगा, लोगों को ये लगता है भी ये मिसयूज होगा, ये तो वो बात हो गई दैट अ स्लेव मास्टर इज कंप्लेनिंग दैट आई विल बी ट्रीटेड एज अ स्लेव मास्टर। आप स्लेव मास्टर की जो स्टोरी को सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ लगेगा स्लेव मास्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है भी आप जो स्लेव्स हैं, जो पुराने टाइम में जो कास्ट हायरार्की वर्ण सिस्टम था, उसमें ये समझ लग रही है भी आप ये कंप्लेंट करेंगे भी आप स्लेव मास्टर क्यों हैं। अगर स्लेव मास्टर को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और तीसरा और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, मीडिया का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे से पहले और मेरे बाद भी बहुत हमारे साथियों ने बोलना है। आखिरी बात यही है, जस्टिस सूर्यकांत जब ये पिटीशन आई तब यहाँ पे जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में उनके अंडर ही ये रेगुलेशंस पास हुए हैं, और एज चीफ जस्टिस वो ही अब इसको स्टे लगवा रहे हैं। यहां से आपको पता लग जाता है कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपको यहाँ पे यूज कर रहा है। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। हमारे समाज को जस्टिस के लिए 75 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को। बाबा साहब की एक बात थी भी जस्टिस तभी मिलेगा जब जस्टिस को हम यहाँ पे सड़कों पे मांगेंगे। जस्टिस हमें तभी मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले लोग जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले जो लोग हैं, उसको समझ लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किन के लिए बने हैं। तो ये जस्टिस को जो हम खोजते रहते हैं, जिस जस्टिस की फिराक में हम घूमते रहते हैं, इनके ऊपर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि चले आए हैं फिर उस मोड़ पर, चले आए हैं फिर उस मोड़ पर जहां आना तो ना चाहते थे, मिलना चाहते थे तुमसे जस्टिस इत्मीनान से, पर कभी मिल ना पाते थे। वो जो वादे किए थे तुमने, वो जो वादे किए थे तुमने, वो सब तो वादे ही रह गए। निकाले जा रहे हैं कैंपस से स्टूडेंट्स, तो अब कैंपस में सिर्फ तुम जैसे शहजादे ही रह गए। पर अब जो आए हैं, अब जो आए हैं तो खाली हाथ तो ना जाएंगे। रोकने की कोशिश तो करेंगे ये जो शाहपरस्त हैं तुम्हारे, पर हमें रोक ना पाएंगे। रोकने की कोशिश तो करेंगे ये जो शाहपरस्त हैं तुम्हारे, पर हमें रोक ना पाएंगे। जितना जुल्म ढाओगे इन स्टूडेंट्स पर, जितना जुल्म ढाओगे इन स्टूडेंट्स पर, ये स्टूडेंट्स तुम्हें तुम्हारे सपनों में भी सताएंगे। और जब तक जमीर जिंदा है इस हिंदुस्तान की, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब तक जमीर जिंदा है इस हिंदुस्तान की, ये लोग हमारी गर्दिश के ही किस्से गाएंगे। बहुत साथियों, मैं एसएफआई की तरफ से देश भर में जो तमाम आंदोलन यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगने के बाद हो रहे हैं, एसएफआई की तरफ से उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। साथियों, एसएफआई के द्वारा जब ये गाइडलाइंस लागू हुई थी, तब देश भर के तमाम कैंपसेस में सेमिनार्स, लेक्चर्स कंडक्ट करवाए गए थे, ये बताने के लिए कि उन पे एक चर्चा हो पाए कि इन गाइडलाइंस में क्या लूप होल्स है। जैसे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज, आईआईएम, ये इन गाइडलाइंस से पीछे, इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और साथियों, जो स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, वो विरोध करने का जो पहला हक था
शायद वो हम लोग का था। वो इसलिए था कि सर आपने देर कर दी ये एक्ट लाने में। अगर आप इसको पहले लाए होते तो हो सकता था कि आज रोहित वेमुला हमारे बीच में होते, पायल तड़वी हमारे बीच में होती, दर्शन सोलंकी हमारे बीच में होते। साथियों, एसएफआई के द्वारा 5 से 6 फरवरी के बीच में ऑल इंडिया में ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का आंदोलन का कॉल दिया गया था। उसी कड़ी में जब 5 फरवरी को हम लोग ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया तो वहां पुलिस के द्वारा हमें बड़ी बेरहमी से डिटेन किया गया, बड़ी बेरहमी से हमको मारपीट करके बसों में ठूसा गया और हमको लगभग वही रात के 10 बजे करीब छोड़ा गया। साथियों, यहां से यह समझना होगा कि जब इसके विरोध में यूजीसी गाइडलाइंस जो आई थी उनके विरोध में जब प्रदर्शन हो रहे थे, मीडिया ने किस प्रकार से दिखाया था। 20-30 लोग कहीं इकट्ठा हो जाते थे तो मीडिया पे बवाल मच जाता था कि ये क्या हो रहा है देश में, किस प्रकार का युद्ध चल रहा है। लेकिन वहीं जब हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके हक में बोल रहे हैं, तब आज मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। इन्हें डर मिसयूज होने का नहीं लगता है, इनको डर इस बात का लगता है कि अगर ये एक्ट आ जाता है तो हम जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनकी प्रतिभाओं का वो हनन नहीं कर पाएंगे। उनको समानता का डर लगता है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको समानता का अधिकार मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी के शोषण करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो आप शोषित हैं, तो आपके अंदर ये डर होना चाहिए और आप डरिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, good evening everyone. I'm Ritu Anupama. I'm doing a master's in political science from JNU. So thank you so much, Samatha Sangarsh Samiti, for organizing this press conference, and I'm happy to be a part of this press conference on behalf of my beloved party, DMK. So, and I would like to bring to your notice that since I'm from the land of Periyar, Periyar is missing in this banner. So I would like to add that. Yes. So we are gathered here after the Supreme Court has issued an interim stay on the University Grants Commission, Promotion of Equity in Higher Education Institutions, Regulations 2026, citing concerns of potential division of society and undermining campus unity. I would also like to quote the exact sentence of the CJI, that it will lead to a very dangerous impacts. This kind of situation can be exploited by the mischievous elements in the society, by which they are saying that this regulation can be misused by SC, ST and OBC students. So this sound familiar somewhere else, because by the men's right activists, like few months ago, the same things were said, that marital rape can make like millions of men criminal overnight. So this is nothing but misogyny and casteism embedded in our society. I would just like to read out the tweet of our Chief Minister, our party leader M.K. Stalin, on support of this UGC Regulations 2026. The UGC Regulations 2026 is a delayed but welcome step in reforming a higher education system scarred by deep-rooted discrimination and institutional apathy. Since the BJP came to power at the union level, there has been a visible rise in student suicides within Indian higher education institutions, particularly among SC/ST students. This has been accompanied by repeated attacks and harassment targeting students from South India, Kashmir, and minority communities. In this context, equity safeguards are not a matter of choice, but an unavoidable necessity. The stated goals of dismantling caste discrimination and the inclusion of OBCs within this framework deserve
support. As seen during the implementation of reservations based on Mandal Commission recommendations, the present UGC backlash is driven by the same regressive mindset. The union government must not allow such pressure to dilute these regulations or their core objectives. Cases like the suicide of Rohit Vemla, where VCs themselves faced allegations, make it difficult to see how equity committees chaired by institutional heads can function independently, especially when many higher education institutions are led by RSS supporters. If the Union BJP government is serious about preventing student deaths, ending discrimination, and reducing dropouts rates among students from backward communities, these regulations must not only be strengthened but also revised to address this structural gap and enforced with real accountability. So, this is a tweet by a chief minister by a ruling party from Tamil Nadu. जातिवाद हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि हाशियाई समुदाय से आने वाले लोग जिनके पास ना अपना खेत है, ना अपनी जमीन है, ना अपना कारोबार है, वे शिक्षा के जरिए विकास की सीढ़ियां चढ़ने की उम्मीद रखते हैं, सपना रखते हैं। लेकिन ये सरकार न तो शिक्षा में हिस्सेदारी दे रही है, न ही साधन सुविधा। हाशियाई समुदायों का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही दलितों का, आदिवासियों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही शिक्षा से बाहर है और जो छोटा हिस्सा ही शिक्षा तक पहुंच पाता है। शिक्षा संस्थानों में जो सुविधाओं की कमी है, उसके चलते एक बड़ी संख्या शिक्षा से बाहर हो रही है और या तो फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जैसे घटिया स्थिति में पहुंच रहा है। और ये आंकड़े साफ बताते हैं कि इग्नू में 600% एससी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 300% एसटी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है बीते 10 सालों में। साथियों, ये सवाल है कि जो छोटा हिस्सा दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का इस शिक्षा संस्थानों में पहुंच पाया है, क्या हम उसे सुरक्षा दे सकते हैं? क्या हम उसे एक समता मूलक माहौल दे सकते हैं? सवाल आज ये है। आज सवाल ये है कि क्या एक बराबरी का, क्या एक न्यायपूर्ण माहौल इस कैंपस में हम दे सकते हैं जो आज तक हमें मुहैया नहीं कराया जा पाया। हम देखते हैं कि जनसंघर्षों के बाद, लंबी सड़कों से लड़ाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसके बाद आनंद फानंद में यूजीसी एक रेगुलेशन लाती है, यूजीसी क्यूटी रेगुलेशन 2026। इसमें अपने आप काफी कमियां रही हैं जो साफ साफ सरकार की नालायकी को दिखाता है, नाकामी को दिखाता है। सरकार की नालायकी और नाकामी इसी से साबित होती है कि इसमें ये कमेटी न तो ये स्वायत्त है, न तो ये स्वतंत्र है, न तो ये सक्षम है। इस कमेटी पे सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो वीसी है, जो प्रिंसिपल है, वही इक्विटी कमेटी में होंगे। वही इक्विटी कमेटी होगी जो ये तय करेगी कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है भी कि नहीं, और ये सुनिश्चित भी नहीं किया गया है कि जो जांच की फाइंडिंग्स होंगी वे बाइंडिंग्स होंगी, एडवाइजरी होंगी, जिसे ये खतरा तो बना ही हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल और इसके साथ साथ सरकार की नालायकी दूसरे स्तर पे भी, सत्ता में बैठे जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारे ये जो कानून आएगा, ये रेगुलेशन लागू होंगे तो हमारे बच्चों को फांसी दी जाएगी, हमारे बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा। लगातार एक डर, एक अफवाह का माहौल फैलाया जा रहा है और ये झूठ फैलाने वाली सरकार जो है ये उसकी नीयत पे, उसकी मंशा पे सवालिया निशान करेगी। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो उसके पास 2013 में जो पोस्ट एक्ट आया था उसका एक पहले से मॉडल था ही, और सरकार के पोस्ट एक्ट के तहत ये डिस्टिंक्शन किया गया था कि अनसब्सटेंशिएटेड केस और फॉल्स कंप्लेंट, इन दोनों के बीच का साफ अंतर है। तो अगर ये अंतर साफ इस रेगुलेशन में कर दिया जाता तो ये शायद विरोध ना होता। लेकिन ये सरकार जानबूझ के शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में, समाज में छात्रों को, लोगों को बांटने की साजिश कर रही है, जिसका हमें कड़े शब्दों में विरोध करना होगा। सरकार जानबूझ के कोशिश कर रही है कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो नाकामियां हैं, उसको छुपाया जा सके। और हम ये मांग करते हैं कि एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट रिड्रेसल कमेटी हो जो सक्षम हो
कैंपस में जातिगत भेदभाव और शोषण को खत्म करना। तो दूसरी मांग हम यहाँ से उठाना चाहते हैं, और ये मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन में अनसब्सटेंशिएटेड और फॉल्स कंप्लेंट का अंतर स्पष्ट किया गया, जैसा पोस्ट एक्ट में किया गया है।